राजनीति में सिर्फ राजा का ही बेटा राजा नहीं बनता है। सामान्य से उठकर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने चाय बेची है, उन्होंने संघ कार्यालयों में झाड़ू लगाया है। राजनीति मेरा शुरू से शौक रहा है। मुझे ताकत का बहुत शौक है, जिसका कोई नहीं सुनता। जहाँ पर जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो सामान्य परिवार के लोग हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर पाता और ना ही कोई उनको मंच मिल पाता है अपनी बात रखने का। तो मैं उनका एक जरिया बनना चाहता हूँ। 12वीं क्लास का जब बस्ता छोड़ा था तो मैंने भाजपा का बस्ता थामा था। पुरोहित परिवार से हूँ मैं, हमारे मंदिर हैं और जो मेरे दादाजी भी थे वो भी एक अच्छे ज्योतिषकार थे। राजनीति में बहुत संघर्ष होता है, तो आप इस संघर्ष से निकले कैसे? बैकग्राउंड आपका राजनीतिक नहीं होता है तो कई बार आपको उठने में समस्या आ जाती है। कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे साथ उलझने का प्रयास किया। वहीं के कुछ लोकल, मैं कहूँगा कि केजरीवाल के गुंडे। राजनीति में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, आपके पैर खींचेंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं, आपको बढ़ने नहीं दिया जाता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती, और आज का एपिसोड ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत है, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने राजनीति और एस्ट्रोलॉजी में एक अपनी पहचान बनाई है। हमारे साथ हैं श्री दीपक तिवारी जी, जो कि पूर्व प्रदेश प्रचार मंत्री और पूर्वांचल मोर्चा भाजपा के दिल्ली से हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने बहुत कम एज में राजनीति और एस्ट्रोलॉजी को कैसे बैलेंस किया। तो चलिए क्यों ना हम अपने ही गेस्ट से बात करते हैं। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। दीपक जी, मुझे ये बताइए, एक बहुत छोटी एज में आपने एक तरफ राजनीति और एक तरफ एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से बैलेंस किया है और कैसे आपको राजनीति ने प्रभावित किया? एस्ट्रोलॉजी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि पुरोहित परिवार से हूँ मैं, हमारे मंदिर हैं और जो मेरे दादाजी भी थे वो भी एक अच्छे ज्योतिषकार थे और उन्हीं से हमने, आज भी मैं उनकी कुछ किताबें हैं जो वो पढ़ते थे वो मैं आज भी पढ़ता हूँ। ज्योतिष तो हमारा पीछे पारिवारिक ही एक श्रेणी है हमारी, जो चैन हमारी चल रही है। और राजनीति मेरा शुरू से शौक रहा है, बचपन से ही मेरा शुरू से शौक रहा है। मुझे ताकत का बहुत शौक, मैं चाहे स्कूल में रहा हूँ, चाहे मैं अपने मित्रों के बीच में रहा हूँ, चाहे मैं सामाजिक रूप से भी कहीं पे रहा हूँ, तो राजनीति मेरा एक पेशा नहीं है, एक सेवा का एक ऐसा माध्यम मैंने चुना कि जहाँ पर आप एक छोटे से छोटे पंक्ति के लोगों से भी आप मिल सकते हो। और राजनीति का जो पेशा है, इसमें एक हमने सेवा के रूप में, जो मैंने सेवा के भाव से जो मैंने शुरुआत करी थी, मैं कुछ ऐसे भी मैंने अपने समय में, अपने बचपन के समय में कुछ ऐसी चीजें भी देख रखी हैं जिसका कोई नहीं सुनता। जहाँ पर जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो सामान्य परिवार के लोग हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर पाता और ना ही कोई उनको मंच मिल पाता है अपनी बात रखने का। तो मैं उनका एक जरिया बनना चाहता हूँ, अपने राजनीतिक सफर के द्वारा उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक ये मेरा एक जरूर आगे चल के सोचना है। पिछले 2011 से मैं इसमें राजनीति में इन्वॉल्व हूँ। मैंने 12वीं क्लास का जब बस्ता छोड़ा था तो मैंने भाजपा का बस्ता थामा था। बहुत छोटी उम्र में ही आपने राजनीति में अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर दिया था। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया कि जैसे आप एक सामान्य परिवार, गरीब लोगों को लेके ही आप अब राजनीति में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक मंच मिले, तो कहीं ना कहीं आपने उस फेस को झेला है। लाइफ में आपके पेरेंट्स आपका सपोर्टिव होते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में पेरेंट्स के साथ साथ कोई एक ऐसा शख्स है जिन्होंने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया हो? जी बिल्कुल। देखिए, हर इंसान के जीवन में उनके माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। वो उनको गिरते हुए भी देखते हैं, उठते हुए भी देखते हैं, उनको उठाते हैं, मनाते हैं, फिर दोबारा से उनके अंदर ताकत भरते हैं। ऐसे ही एक शख्स जो थे, जब हमारा परिवार जब डाउनफॉल में आया था, जब हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो एक हमारे दिल्ली में उत्तम नगर नवादा गांव है, वहाँ के उप प्रधान रहे हैं महेंद्र सिंह गहलोत। अभी आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने जितना मेरे परिवार को सपोर्ट किया है और उनकी जो भूमिका है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, वो मैं कभी जीवन में नहीं भुला सकता। उनका बहुत बड़ा एहसान मैं कहूँगा कि जब एक समय पर कोई हम पर भरोसा नहीं करता था तो वो शख्स आगे उठकर आए थे और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की एक सीढ़ी दी थी। बिल्कुल, कहते हैं ना, लाइफ में अगर हम पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके आते हैं तो उसका परिणाम हमें इस जन्म में मिलता ही है। ऐसे ही क्यों ना हमें राजनीति में आप बताइए कि राजनीति में आप किन किन नेताओं का आप पे प्रभाव रहा उन लोगों का, और कौन से वो नेता हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं या उनका बहुत अच्छा रोल रहा है आपकी? हाँ, राजनीति में बहुत से ऐसे नेता हैं। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक मेरा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी नेताओं से मेरा संपर्क हुआ है, भाजपा में खास तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया राजनीतिक रूप से, संजय जोशी जी। वो पूर्व में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी रहे हैं भाजपा में और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है गुजरात
में भाजपा को पैदा करने में, भाजपा की सरकार बनाने में। उस समय जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं थे, उस समय से वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे और आज भी वो दिल्ली में अपने दरवाजे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बिना स्वार्थ उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 2015 से मैं उनसे जुड़ा हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनका 3 बार मेरे निवास पर भी आना हुआ है, हमारे परिवार से मिलना रहा है। और हर राजनीति के हर एक पड़ाव पर जहाँ पर भी, चाहे वो किसी कोई भी कार्यशैली में अटकना हो या कोई भी कार्यशैली में बढ़ना हो या हमारे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोगों के जो काम करवाने हो, तो उन्होंने हर जगह मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं उनसे जुड़कर बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तो कह सकते हैं ना कि जो हमारे नेता हैं वो कहीं ना कहीं युवा मोर्चा उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो भी परेशानी आती है वहां से निकालते हैं। तो जैसे हमारी आपकी बात हो रही थी तो आपने कई ऐसे फेस बताए थे जो इस आपके जीवन को प्रभावित किए, तो मैं थोड़ा थोड़ा उन सब के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। माननीय संजय जोशी जी तो बिल्कुल हैं ही, और एक दिल्ली के हमारे पूर्व में महामंत्री रहे हैं, मेयर रहे हैं नॉर्थ एमसीडी के, और अभी हाल ही में हमारे जो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव रहा है उसमें वो प्रभारी भी थे, इंचार्ज भी थे पूरे वेस्ट दिल्ली के, और उनका नाम है जयप्रकाश जेपी जी। जयप्रकाश जेपी जी जी, वो सदर विधानसभा से 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं और पार्टी में दिल्ली भाजपा में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और बहुत जगह उनको दिल्ली का मोदी भी कहा जाता है। तो उनसे मेरे बहुत घरेलू संबंध हैं। उनका मुझे इतना प्यार मिलता है जैसे माननीय संजय जोशी जी का मिलता है। मैं उनके घर में रसोई तक जा सकता हूँ। कभी भी अगर मेरे को किसी भी रूप में मुझे किसी भी प्रकार की बात होती है, कोई कार्य होता है जो हम कहीं और नहीं रख सकते हैं, या हमें पता है कि हमारे जो जयप्रकाश जेपी जी हैं वो तुरंत उसको कर देंगे, तुरंत समाधान कर देंगे, तो वो काम भी मैं उनके पास लेकर के जाता हूँ। अपने युवा साथियों को मैं उनसे मिलवाता हूँ। सदैव वो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे कुछ सीखने को ही मिलता है नया राजनीतिक रूप में। एक जो अच्छी बात मैं उनके अंदर और कहूँगा, ऐसे नेता हैं कि आप अगर दिल्ली में 20-30 किलोमीटर से दूर से चलकर आ रहे हो उनके घर पर, तो वो उस चीज़ का सम्मान रखते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता, कोई साथी, मेरा पुराना आदमी अगर घर से निकला है तो उसकी गाड़ी का तेल भी लगा होगा, वो अपना समय का कोई काम भी छोड़कर आया होगा, तो उसकी वो कीमत जो है वो उसको समझते हैं। जैसे माननीय संजय जोशी समझते हैं, उनके दरवाजे पर आज तक कोई बिना चाय पानी के नहीं लौटा है। तो ऐसे एक मेरे जयप्रकाश जेपी जी भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और एक समय था जब मैं नजफगढ़ जिले में महामंत्री था युवा मोर्चे का, किसी कारणवश मुझे हटा दिया गया, तो एक वही अकेले नेता थे जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई थी। तो जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ 2016 से, और आज तक का सफ़र है कि उनसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। और ऐसे नेता हैं कि कभी भी आप उनको कोई मैसेज कर दो, कॉल कर दो, रेस्पॉन्ड जरूर करेंगे। 1 घंटे में करें, आधे घंटे में करें, लेकिन रेस्पॉन्ड जरूर करेंगे। ऐसे नेता हैं। तो कह सकते हैं ना कि बीजेपी के जब राजा ही हमारे बहुत अच्छे हैं तो बाकी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं सामान्य लोग हैं उनसे जुड़ के ही रहते हैं। तो जैसे आपके विचार श्री राजनाथ जी के लिए क्या है? मैं राजनाथ जी के घर पर बहुत समय पहले गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा लगाव ज्योतिष में भी है, मेरा पूरा परिवार ज्योतिष से रिलेटेड है। उनके वहाँ पर एक चीज़ देखी जो मैंने एक नोटिस किया कि उनके निवास पर डेली ब्राह्मण आकर के पूजा करते हैं उनके निवास पर। और उनका इस धर्म कर्म को देखकर, इस धार्मिक रुचि को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था उनसे कि एक हमारे भाजपा में एक ऐसे लीडर भी हैं कि जिनके घर पर रोजाना एक ब्राह्मण आकर के पूजा करता है। हिंदुत्व को लेके हमारी बीजेपी चलती है। उन्होंने, आपने शायद उनका इंटरव्यू कोई सुना हो, कोई स्पीच सुनी हो, अभी उन्होंने हाल ही फिलहाल में एक चीज़ और उजागर करी कि इमरजेंसी में उनको जेल में भी रहना पड़ा था और उनकी माताजी का देहांत हो गया था और इमरजेंसी में जिस समय वो जेल में थे उनको वापस नहीं आने दिया गया। उनकी माताजी के अंतिम संस्कार में भी उनको सम्मिलित नहीं होने दिया था। ऐसे हमारे पास भाजपा के इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारा कर रहे हैं, ऐसे नेता हैं जो हर एक दर्द को समझते हुए आगे बढ़े हैं। और जैसे आपसे हमारी बात हो रही थी तो आपने वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे एक राजनेता हैं उनके बारे में आपने बताया था, तो उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए
कि उन्होंने आपकी लाइफ में कैसे प्रभाव डाला? वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी। हैं भाजपा के, और उनसे मैं बहुत बार मिला हूँ, मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ है। लेकिन मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, तो वो पूरी दिल्ली को संभाल रहे हैं। आने वाला समय चुनाव का भी है, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी देखा है। लोकसभा में उन्होंने 7 की 7 सीट भाजपा की झोली में डाली है जितवाकर। तो उनसे मैं प्रभावित हुआ था कि वो एक ऐसे नेता हैं दिल्ली में जो हर एक कार्यकर्ता को जोड़ के चल रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता से मिल के चल रहे हैं। कभी आप मैंने ऐसा नेता पहली बार देखा कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगवा दिया हो कि भाई कोई भी मेरे दरवाजे पे मिठाई और भूखा लेकर के नहीं आएगा, सिंपल आओ, मिलो, कोई काम है काम करवाओ और आप भाजपा से जुड़ो और भाजपा को आगे बढ़ाओ। तो एक ये उनके अंदर मैंने बहुत अच्छी खासियत देखी। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में मेरा 28 तारीख को जन्मदिन था। मैंने वाया एक संदेश पहुंचवाया उनसे किसी के थ्रू कि जी मेरा जन्मदिन है, मैं आशीर्वाद लेने आना चाहता हूँ। भागदौड़ी का दौर था, वो नहीं मिल पाए। उनका सुबह 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया। एक सामान्य सा कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे को नाम से भी जानते होंगे, लेकिन उनका सुबह 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया कि दीपक, जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भाजपा को बढ़ाना, भाजपा के रथ को जिताना और ऐसे ही अपने जैसे युवा को भी आगे जोड़कर लेकर के चलना। तो एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरी दिल्ली जो संभाल रहे हैं, उन्होंने मुझे सुबह 7:30 बजे मेरे को जन्मदिन की बधाई दी। तो एक ये मेरे लिए भी एक बहुत प्रेरणादायक था कि हमें भी ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए कार्यकर्ता से जुड़ते हुए। और जैसे और भी आपकी ज़िंदगी में नेता जो लोग रहे हैं, किस तरीके से, और भी मुझे कुछ और नेताओं का आप नाम बताइए जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव डाला। जी, अभी हमारे जो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, अध्यक्ष हैं हमारे दिल्ली के, इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो आदेश गुप्ता जी, वो पूरी दिल्ली के अध्यक्ष थे। उन्होंने दिल्ली में निगम के चुनाव अपने अंडर में करवाए। उनका मेरे जीवन में मैं उनसे बहुत ज़्यादा जो प्रभाव उनका जो मेरे पर पड़ा, जब भी मैं उनके साथ मिलने जाता था, जब भी मैं उनसे मुलाकात करने जाता था, तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी बड़े नेता से मिल रहा हूँ। बहुत सिंपल लो प्रोफाइल, किसी से भी मिल जाना, किसी के लिए भी काम कर देना। काम नहीं, अगर कोई कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहा तो उनके ऑफिस में ये डायरेक्शंस थी कि भाई कोई भी आ जाए और अगर पॉसिबल समाधान हो सकता है तो आप उनका लेटर बनाइए और तुरंत उस कार्यकर्ता को दीजिए। एक उनका 2 यादें जो मेरी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो सबसे जिन्होंने मेरे को ज़्यादा प्रभाव डाला। 2022 में 15 अगस्त के आसपास मैं अपने कार्यालय पे उत्तम नगर नवादा में मेरा कार्यालय है, तो वहाँ पर मैं 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाने के लिए कुछ तैयारियां कर रहा था। मेरा बैनर लगा हुआ था, कम से कम 40 फुट का मेरा बैनर है, लंबा, काफ़ी बड़ा था वो। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे साथ उलझने का प्रयास किया। वहीं के कुछ लोकल, मैं कहूँगा कि केजरीवाल के गुंडे, ऐसा समय जब चल रहा होता है 15 अगस्त जैसा टाइम, इतना बिजी शेड्यूल सारे नेताओं को चल रहा होता है, तो उस दौरान हमारे आदेश गुप्ता जी बहुत बिजी थे। लोकल लीडरों से भी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया तो उनके पीए साहब ने फ़ोन उठाया। मैंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने उनसे मेरी बात कराई। उन्होंने तुरंत हमारे नियरेस्ट उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में उनको निर्देश दिया। वहाँ से पुलिस वाले आए, उन्होंने कार्रवाई करी। उसके बाद से लेकर अभी तक मेरे को वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। मेरे को बहुत ज़्यादा जानते नहीं आदेश गुप्ता जी, मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते नहीं, चेहरा भी नहीं उनको याद होगा, लेकिन एक मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जब उन्होंने संकट में देखा तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। दूसरा, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो एक याद मेरे को और भी है कि जब मैं जन्मदिन पे उनके पास गया था, अपने जन्मदिन में बधाई लेने, आशीर्वाद लेने गया था मैं उनके पास। तो मैंने उनको कहा था कि मेरा जन्मदिन है और मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए थे और जब उनको ये पता लगा कि भाई इसका जन्मदिन है तो उन्होंने गाड़ी रोक कर उन्होंने बैग लिया, वो उतर के आए, उन्होंने मेरे को बधाई दी, उन्होंने मेरे को पटका पहराया अपनी गाड़ी से निकाल करके और उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई। वो फोटो आज भी है मेरे ऑफिस में। तो एक आदेश गुप्ता जी का भी एक ये 2 चीज़ मेरे को, जिन्होंने ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट रहा था, जिन्होंने मेरे को बहुत प्रभाव डाला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आगे भी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं उनसे जुड़ के जरूर रहना चाहूँगा आने वाले समय में भी। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं युवा
युवा मोर्चा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत छोटे कह सकते कार्यकर्ता हैं, नहीं, उनके लिए सारे लोग सामान्य रूप से कार्य करते हैं या सामान्य श्रेणी में आते हैं। जैसे मेरी आपसे बात हो रही है, आपसे जितना आप हमें सारे नेताओं के बारे में बता रहे हैं, तो जो मेरी विचारधारा बन रही है कि वो एक छोटे से भी कार्यकर्ता को एक सामान्य लेवल पर समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो जैसे अभी आपकी लाइफ में एक है विजय गोयल जी, जो एक नेता हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? विजय गोयल जी भी हमारे 2012 में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली में, और वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और आज के वर्तमान समय में वो महात्मा गांधी जो हमारा स्थल है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। तो उनसे मैं एक चीज़ को मेरा उनके साथ एक बार मुलाकात हुआ था। मुलाकात मैंने कई बार करी है, वो मेरे को नहीं जानते होंगे, मैं सामान्य से कार्य करता हूँ, लेकिन एक उनके साथ जो मेरी यादगार एक छोटा सा मेरे को पल था। मैं शाम का समय था, 5:30 या 6 बजे का, ठंड का समय था। मैंने अचानक से उनके दरवाजे से मैं निकल रहा था, तो मैंने ऐसे उनको फ़ोन कर दिया और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ, दिल्ली के नजफगढ़ ज़िले से हूँ और ऐसे ऐसे मेरा दायित्व है और मैं आपके दरवाजे पर हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया किस्म में मेरे को जवाब दिया कि भाई अरे मेरे दरवाजे पे हो तो मैं आपको रोकूंगा थोड़ा ना, आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। मैं उनके साथ अंदर गया। मैं दोबारा से इस बात को कहूँगा कि भाई वो मेरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, ठीक है, और उनकी एक मीटिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा फ़ोन उठा करके मेरे को बुला लिया अंदर। मेरे को चाय नाश्ता कराया, मेरे बारे में पूछा, मेरे परिवार के बारे में पूछा, और उसी दौरान अटल बिहारी जी का जन्मदिन आने वाला था 25 दिसंबर, तो उनकी वो तैयारियों में लगे हुए थे। वो हमेशा उस कार्यक्रम को करते हैं, हर साल करते हैं वो, तो उसके बारे में भी फिर उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, नॉलेज दी। और जब मैं वहाँ से जब जाने लगा तो उन्होंने मेरे को एक सीख दी थी, बड़े ही अतरंगी तरीके से समझाने का मुझे एक प्रयास किया था, जो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला जब आप मेरे घर से बाहर निकलोगे तो बाहर एक दरवाजे पे बोर्ड लगा है, उसको पढ़ के जाना। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन सा बोर्ड है, क्या है। तो जब मैं निकला बाहर तो मैंने उस बोर्ड पे पढ़ा कि सुबह मिलने का समय 10 से 1 बजे का, और मैं उनके पास गया था 5:30 या 6 बजे शाम को। तो उन्होंने एक मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को कभी भी ऐसा नहीं जताया कि आप बिना टाइम लिए आए हो या मीटिंग के बीच में आए हो या कैसा, नहीं। उन्होंने इतने प्यार से मुझे वो चीज़ समझाने का प्रयास किया और वो चीज़ मेरे को आज तक याद है, और उनका जो प्रभाव है वो आज तक मेरे ऊपर है। कह सकते हैं ना, एक जो भी बीजेपी के साथ जुड़ता है वो एक परिवार हो जाता है, फैमिली का। तो आप चाहे जानो या पहचानो, नहीं कह दो कि हम बीजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप एक परिवार का हिस्सा है, जिससे आसानी से लोग मिलते हैं। तो जैसे और भी हैं, जैसे कमलजीत सहरावत जी हैं, उनके बारे में आप थोड़ी सी शब्द कहिए। कमलजीत सहरावत जी हमारी अभी लोकसभा सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से, और उनके चुनाव में मैं जा तो नहीं पाया, मैं बाहर था दिल्ली से, और कुछ समय मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहा था, तो उनके चुनाव में मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं निभा पाया। और लेकिन उनका एक तरीका मैंने बहुत अच्छा, जो मुझे आज तक प्रभाव करता है। जब वो मेयर के टाइम से मैं उनको नोटिस कर रहा हूँ, और वो पूर्व में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं, पूरी दिल्ली की उपाध्यक्ष भी रहे हैं वो दो टाइम दिल्ली में। उनका जो कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो किसी भी आप उनसे जब मिलोगे कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी सांसद से मिल रहे हो। आप भी एक महिला हैं, मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, आप बिल्कुल आपके साथ बैठा हुआ ऐसा लगेगा कि कोई मेरा भाई आया है, कोई मेरा परिवार का सदस्य आया है, कोई रिश्तेदार आया है, उसको उसी प्रकार से अपने हाथ से कुछ उठा कर खिला देना, चाय देना, पानी देना। आज भी उनका वही स्वभाव है जो मेयर वाले टाइम पे था। मिलना नहीं हुआ है मेरा कभी भी व्यक्तिगत रूप से, ना ही वो मुझे नाम से जरूर जानती होंगी, चेहरे से जरूर जानती होंगी, बट बहुत ज़्यादा हमारा बातचीत नहीं हुई है कभी भी। लेकिन उनका जो प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा, जो मैं उनकी एक बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अभी हाल फिलहाल में मेरे एक परिचित थे, उनके परिवार में किसी सदस्य की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना ही उनको कोई सपोर्ट मिल रहा था। मैं उनके ऑफिस में, कार्यालय में बहुत ज़्यादा किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके कार्यालय में चला गया, 2-3 लोग मिले, परिचित मिले, बातचीत हुई। उनके जो साथी कंप्यूटर पर जो बैठे हुए थे, उनसे मैंने इस बारे में चर्चा करी, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मेरे से जुड़े हुए साथी थे, और उन्होंने बिना झिझक किए हुए
बिना झिझक किए हुए मैंने सिर्फ अपना दायित्व बताया था कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस दायित्व पर रहा हूँ और ऐसी ऐसी समस्या लेकर के आया हूँ। उन्होंने अपने स्टाफ को भी इतने समझदारी के साथ, इतने प्यार प्रेम के साथ उनको बता रखा है कि उनको किसी को ट्रीट कैसे करना है, लोगों से मिलना जुलना कैसे। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आपका एक लेटर बना देता हूँ एम्स अस्पताल का, और आप जाइए डायरेक्टर के पास जाइए और तुरंत इनका इलाज चालू हो जाएगा। तो उन्होंने लेटर मैंने तुरंत बना दिया, मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा। तो एक ये मेरा इंसिडेंट उनके कार्यालय में, ये अनुभव मेरे साथ उनका जरूर रहा था और जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा कि पहले भी मैं उनकी कार्यशैली को देखता आया हूँ और आज मैं उनके कार्यालय की कार्यशैली भी देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन जाऊंगी। जैसे आप बीजेपी में आपने अच्छी भूमिका निभाई हुई है, जैसे आपने बताया कि किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तो एम्स का उन्होंने एक सपोर्ट किया कि आप जाइए, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, कि ये आम जनता के लिए क्यों नहीं है? ये आम जनता के लिए भी है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। कई बार हम उसको नेताओं की छवि में वो चीज़ छुप जाती है कि भाई अब मान लीजिए कि उनको लगता है कि अब देखिए कोई भी प्रभावित चेहरा होगा, कोई भी प्रभावित नेता होगा, कोई भी प्रशासनिक नेता होगा जिसके पास आज के समय में कुर्सी है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे किसी भी उसके पास कोई भी मंच हो, तो वहाँ पर एक जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य कार्यकर्ता होते हैं, उनकी एक इमेज उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि इनके दरवाजे पे बड़े ही लोगों के काम होते हैं, बड़ी गाड़ियां आती हैं, बड़े बड़े लोगों से इनका मिलना जुलना था, हमारी मुलाकात नहीं हो सकती या हम अपने किसी काम को लेकर के इनके पास नहीं जा सकते। लेकिन ये एक भ्रांति है। छोटे से छोटे इंसान को, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को, मैं अपने भाजपा के कार्यकर्ता को भी ये बात कहूँगा, अपने साथियों को ये बात कहना चाहूँगा कि आपको जाना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, अपने विषय रखने चाहिए। बहुत लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, वो कतराते हैं बात करने में कि कोई हमें डांट ना दे, कोई हमें ऑफिस में घुसने देगा या नहीं देगा। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि ये हेजिटेशंस मेरे को भी थी बहुत समय पहले, जब मेरे को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब आप धीरे धीरे किसी के साथ समय बिताते हो या किसी क्षेत्र में समय बिताते हो तो आपको पता चलता है। और मैंने देखा है कि ये जो आपने अस्पताल वाली बात कही है, आपको प्रदेश अध्यक्ष जी भी, हमारे जो वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष जी हैं, उनके दरवाजे पर भी कोई अगर गरीब नॉन बीजेपी अगर जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं मदद लेकर के ही आता है, खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी संभव समाधान होता है वहाँ पे। कह सकते हैं जो आम जनता है इसमें कहीं ना कहीं पिस रही है, जो कि एक झुग्गियों में जो रहते हैं, बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एम्स में बहुत कुछ झेलना पड़ता है क्योंकि उनका ना ट्रीटमेंट वहाँ नहीं होता। जैसे आपने बताया कि बहुत आसानी से हो गया, तो मेरा क्वेश्चन वहीं से आया था कि आप अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे सर ने बताया, अगर आप बीजेपी में नहीं हो, जैसे सर ने जिनका नाम लिया मैम के यहाँ, आप जाके अपनी बात रखिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। तो अभी जैसे आपके साथ हमारी काफ़ी देर पहले बात हो चुकी है, तो जो राजेश गहलोत जी हैं, तो उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि वो किस तरीके के नेता हैं। राजेश गहलोत जी, मैं उनको ये कहूँगा, ये वो नेता हैं, जब मैंने 12वीं क्लास छोड़ी थी 2011 में, तो सबसे पहले मैंने इन्हीं का बस्ता पकड़ा था। ये वो नेता है जिन्होंने मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे इनके साथ में रह करके, और भगवान का बहुत मतलब मैं आशीर्वाद मानता हूँ, बहुत कृपा मानता हूँ कि मैंने शुरुआत ही एक विधायक की गाड़ी में बैठने से किया था। मैंने 12वीं क्लास छोड़ी और मैं सीधा एक विधायक जी से जुड़ा था, सीधा। कोई नगर परिषद नहीं, कोई निगम पार्षद नहीं, या कोई पदाधिकारी नहीं। तो मैं भगवान का भी ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अगर मुझे कभी जोड़ा तो किसी सीधा एक ऐसे लेवल के इंसान से जुड़ा जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और राजेश गहलोत जी ऐसे शख्स हैं कि अगर आप वेस्ट दिल्ली में अगर उनका नाम अगर पूछेंगे तो कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि उन्होंने नेता बनाने की फैक्ट्री अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो राजेश गहलोत हैं। वेस्ट दिल्ली में उन्होंने बहुत नेता बनाए हैं, बहुत नेताओं को पैदा किया है, बहुत निगम पार्षद बनाए हैं, विधायक भी उन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं। तो मुझे उनके साथ बहुत चीज़ें सीखने को मिली, लोगों के बारे में, नेताओं से कैसे बातचीत की जाती है, उनसे कैसे मिला जाता है। और बहुत जगह जब हम मिस गाइड हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें वो गाइड भी करते हैं। आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में सबसे बड़ी जो रामलीला होती है, द्वारका रामलीला सोसाइटी, उनके वो मुख्य संरक्षक भी हैं। वो जो ऐसे पर्सन हैं, उन्होंने बहुत नेता बनाए हैं।
बहुत नेता बनाए हैं और मेरे को भी उन्होंने कई बार दायित्वों पर रहने का मौका दिया है, मेरे को सपोर्ट किया है। जैसे आप कह सकते हैं कि जब आपकी एज आगे पढ़ने की थी तो आप राजनीति में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं को भ्रमित भी कर रहे हैं आज के नेता। ये सही है कि आपको एक छोटी सी एज में नेता बनाना, आपको आगे के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि आजकल के समय में राजनीति भी एक फील्ड हो सकती है। सभी युवाओं को ये बात समझनी चाहिए, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान है, उसको इस बात को समझना चाहिए कि राजनीति में सिर्फ राजा का ही बेटा राजा नहीं बनता है। सामान्य से उठकर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने चाय बेची है, उन्होंने संघ कार्यालयों में झाड़ू लगाया है, उन्होंने और भी ऐसे सामान्य से काम किए हैं, पहाड़ों पे जाकर के रहे हैं वो, ठीक है, जहाँ पर कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जब ऐसा कार्यकर्ता राजनीति में बढ़ सकता है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं को भी, जो मेरे से जुड़े हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं सभी से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए। लेकिन राजनीति में जब आप आए तो एक मेरी साथ के साथ एक ये सलाह जरूर रहेगी सभी को, अपना एक सोर्स ऑफ इनकम भी साइड बाय साइड बना करके रखें। अगर बहुत कम एज में आप एक साइड जा रहे हो राजनीति में, तो वहाँ पे इतनी तो इनकम नहीं है जी, तो कह सकते हैं ना कि आप सब कुछ त्याग के राजनीति में जा रहे हो, तो आप रोटी पानी कैसे खाएंगे? आपको बीजेपी ऑफिस जाना है, आपको गाड़ी में तेल लगेगा। अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं फिर भी किराया लगेगा। आप अगर 2 लोगों के साथ जा रहे हैं तो दोनों का खाना लगेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खर्चे, एक जो बेसिक खर्चा है राजनीति का, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान्य परिवार का इंसान राजनीति नहीं कर सकता। मैं 2011 से मैं नजफगढ़ जिले में मैं मंत्री रहा हूँ, युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष रहा हूँ, पूरे जिले का महामंत्री रहा हूँ, मैं प्रदेश में कई इकाइयों में रहा हूँ, मैं एक जिले का प्रभारी भी रहा हूँ, इंचार्ज भी रहा हूँ युवा मोर्चे में, और मैं नजफगढ़ जिले के ऑफिस का इंचार्ज भी रहा हूँ, जो मेन इंचार्ज, जो पूरी दिल्ली में 14 जिले हैं तो 14 में से एक जिले का मैं पूरा इंचार्ज रहा हूँ, सह कार्यालय मंत्री जिसको हम कहते हैं। तो मैं वो कार्यकर्ता रहा हूँ भाजपा का कि जो उत्तम नगर नवादा में रेंट पर रहा, उसने मंदिर के बाहर सामान बेचा, चाहे वो नारियल हो, चाहे पूजा से रिलेटेड सामान हो, ठीक है, तो मैं वहां से उठ करके आया हूँ। ऐसा कार्यकर्ता जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आगे बढ़ सकता है, तो ऐसा मौका तो आपको भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है और किसी पार्टी में नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी आजीविका को लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आप देश की सेवा भी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप, ऐसा नहीं कि राजनीति में बहुत पैसा है, राजनीति में पैसा नहीं, सेवा है, सेवा भाव से लोग जुड़ सकते हैं। जैसे अब महिला मोर्चा के बारे में आपका क्या विचार है? महिला मोर्चा हमारे जो दिल्ली में है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है, हमारे जो महिला मोर्चा है राष्ट्रीय स्तर पर भी है, और हर एक स्टेट में अलग अलग महिला मोर्चा को भाजपा की तरफ से बनाया गया है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, बाकी सारे दायित्वों को सारे लोग निर्वहन करते हैं। और महिला मोर्चा को जो बनाने का जो भाजपा का उद्देश्य था कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए, उनको भी एक सीढ़ी मिलनी चाहिए। और आप पिछले बीजेपी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, महिला मोर्चा से भी बहुत सी कार्यकर्ता ऐसे रहे हैं जिनको चुनाव लड़ने का मौका मिला है, चाहे वो निगम पार्षद का रहा हो, चाहे वो विधायक का रहा हो, चाहे वो सांसद का रहा हो। आज भी दिल्ली में 2 महिला सांसद हैं, तो ऐसा मौका तो आपको भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, और कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी सपोर्ट भी मिलता है और काफी सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे सर आपने जैसे मुझे काफी लोगों के नाम बताए थे, जिसमें मुझे याद है प्रवेश वर्मा जी, तो उनके बारे में आपके विचार क्या? प्रवेश वर्मा जी, उनको मैं भैया कह के बोलता हूँ, प्रवेश भैया करके, और वो हमारे वेस्ट दिल्ली में हमारे सांसद रहे हैं। इस टर्म में जो हमारी कमलजीत जी सहरावत सांसद बनी हैं, उससे पहले के 2 टर्म में 10 साल वो सांसद रहे हैं। और उनसे जो जुड़ने के बाद जो मुझे उनका प्रभाव पड़ा, वो एक ऐसे कार्यकर्ता है, एक सख्त कार्यकर्ता है। अगर वो किसी कार्यकर्ता के लिए काम के लिए अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया तो वो परवाह नहीं करते कि भाई वो काम कैसे होगा, कहाँ से होगा। उनको ये नहीं है कि भाई आप वो काम करके दीजिए, उस अधिकारी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई वो काम होना चाहिए मेरे कार्यकर्ता का। मेरा कार्यकर्ता जो घर से उठ करके आया है मेरे दरवाजे पर, तो वो काम होना चाहिए उसका। जब मैं महामंत्री बना था नजफगढ़ जिले में, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कई बार जब आप
के बैकग्राउंड आपका राजनीतिक नहीं होता है तो कई बार आपको उठने में समस्या आ जाती है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने उनके कान भरने का प्रयास किया प्रवेश भैया का, लेकिन उन्होंने कभी भी उस बात को गौर नहीं दिया। मेरे को आज भी याद है कि कोविड के बाद उन्हीं के ही टीम में कुछ थे जिनके द्वारा कभी कभी मुझे छोटी मोटी समस्या हो जाती थी। तो एक दिन मैंने उनको ये बात इस समस्या के बारे में उनको मैंने अवगत कराया, जो थोड़ा सा असामाजिक तत्व मेरे को परेशान करते थे कभी कभी। तो मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं देखा कि कोई मेरा आदमी है या नहीं है, अगर दीपक के साथ कोई बात हुई है तो उसका समाधान होना चाहिए। और उन्होंने उन बच्चों को समझदारी तरीके से उनको समझाया, उन्होंने बाद में पैचअप कराया, मुलाकात करवाई। एक उनका मैं कार्यशैली बताना चाह रहा हूँ कि उनका काम करने का तरीका क्या है। भाजपा को उन्होंने कमजोर भी नहीं किया, पार्टी को उन्होंने कमजोर भी नहीं किया, और पार्टी को एक दो कार्यकर्ता ऐसे दे दिए कि भाई आप दोनों मिलकर पार्टी को कार्यकर्ताओं आप आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं एक मतभेद को ही उन्होंने सुलझा के दोनों मिलकर ही राजनीति में जाइए। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात जो मुझे की लगी थी, जब कोविड का समय था तो आपने देखा होगा भाजपा की तरफ से सब जगह राशन वितरण हो रहा था, सब जगह से हर एक परिवार को हो रहा था, सामान्य से सामान्य परिवार को हो रहा था। तो वहां पर मैं मंदिर बैकग्राउंड से आता हूं, तो मंदिर को सब लोग नजरअंदाज कर रहे थे कि अगर सब लोगों को राशन मिल रहा है तो जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है वो किसके भरोसे, वो तो यजमान के भरोसे रहता है, वो हिंदुओं के भरोसे रहता है कि कोई अगर मंदिर पर आ रहा है तो उसी के भरोसे उसकी जीविका चल रही है। और जब मैंने ये विषय ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैंने उनको टैग किया तो उन्होंने बिना देरी करते हुए अगले ही दिन से सारे जो हमारे लोकसभा में निगम पार्षद हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जा करके मंदिर के पुजारियों से भी इस बारे में जानकारी लीजिए, उनको राशन मुहैया कराइए, उनको जो सुविधा आज के समय में इमरजेंसी के टाइम में देने की जरूरत है वो आप जा करके दीजिए। एक ये दो इंसिडेंट मेरे साथ उनके साथ बहुत अच्छे रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छे रहे। जैसे कि मान लीजिए देखो इतना कार्यशैली बहुत मजबूत है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी तक बीजेपी अपना झंडा नहीं गाड़ पाई है, क्या कारण रहा है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली के जो सामान्य जनता है, जो एक ऐसा वर्ग है थोड़ा सा इनकी दूसरी चीजों से प्रभावित हो गया है। तो दीपक जी मैं जानना चाहूंगी आपके जो एक नेता हैं सुभाष मग्गू जी, उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए उनके बारे में। सुभाष मग्गू जी मेरे जीवन में, उनसे मेरी पहली बार मुलाकात 2012 या 2013 में हुई थी जी। और वो हमारे उत्तम नगर के नेता है, पुराने नेता है। 2008 में भाजपा ज्वाइन करी और भाजपा के दिल्ली का कोई ऐसा नेता नहीं होगा या राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो उनको नहीं जानता। और उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने लोग काफी सपोर्ट किया आगे बढ़ने। मैं जरूर ये चाहूंगा कि पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए, पार्टी को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उनके साथ जो सबसे बड़ी एक चीज मेरे लिए रही, जब मैं उनके साथ पहली बार जुड़ा था, कभी भी उन्होंने मदद करने के लिए कभी भी हिचक नहीं करी मेरे को लेकर के, चाहे वो रात को 2:30 बजे मैंने किया हो, चाहे सुबह के 6 बजे किया हो। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी वाला नेता भी और एक ऐसे कार्यशैली वाला नेता भी मेरे जीवन में है, तो मैं इसके लिए भी अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं पिछले साल भी मैंने देखा, मतलब जो पिछले आपके चुनाव गए हैं उसमें देखा है कि 70 सीटों में से भाजपा सिर्फ 8 सीटों पे लेके आई थी। तो आने वाले चुनाव में जो हमारे नेता वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी बीजेपी का क्या दायित्व रहेगा? आने वाले चुनाव में जो हमारे विधानसभा के चुनाव है 2025 में, लगभग तय है कि 2025 में जनवरी में होने। मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि इस बार वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और आपने जो कहा कि पहले हम क्यों सरकार नहीं बना पाए, उसमें हमारी कमियां नहीं रहेंगी। उसमें हम एक ये चीज, जैसे इस बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस की तरफ से, जिनको हम पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी जी की तरफ से जो 1-1 लाख रुपए का जो लालच दे करके जो वोटें मांगी गई, ऐसे ही जो लोगों के दिमाग में ख्याली पलाव डाल कर दिल्ली में जो छोटे और सामान्य वर्ग के लोगों को जो उनका इस्तेमाल किया गया वोटिंग का, वो यही इस बार जनता जाग चुकी है। इस बार जनता ऐसा नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में अपनी सरकार बनाकर आएगी तो मैं निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों को एक और भरोसे के साथ ये उम्मीद देना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार का बाहरी विदेशी रोहिंग्या जो ये आकर के नकली आधार कार्ड, नकली पासपोर्ट, नकली
वोट का देने का अधिकार जो इनको मिला हुआ है, ये सारे इनसे छीने जाएंगे। बिल्कुल। इनको चिन्हित किया जाएगा भाजपा सरकार द्वारा, और आने वाले समय में हमारा भाजपा का मोमेंटम भी आना है। उसमें भी बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में बताया जाएगा कि हम दिल्ली के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे दीपक जी, जैसे आपने बताया कि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह होते हैं वो तो कौन सा एक ग्रह है जो राजनीति को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, राजनीति के लिए बहुत से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों को दिक्कत आती है वो स्ट्रगल करने में दिक्कत आती है। जी स्ट्रगल बहुत होता है राजनीति। जी बिल्कुल। जल्दी से अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति अवसर की है। जी। राजनीति में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राजयोग। जी। जिसका राजयोग होता है वही राजनीति में आगे बढ़ पाता है। तो कह सकते हैं ना, कुंडली में जिसके राजयोग है वही राजनीति में जा सकता है। अभी भी मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स नहीं कहूंगा, जिनको मैं जानता हूँ, नेताओं को, जो हमारे वहाँ निगम पार्षद बने हुए हैं, जो जिनकी वाइफ निगम पार्षद बनी हुई है, उनकी कुंडलियां मैंने देखी है। मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पर उन्होंने चीजों को ठीक संभाल रखा है। और उनकी कुंडली में वो राजयोग थे, और आकर के उनके थ्रू नहीं मिला, उनकी वाइफ के थ्रू मिला। तो कुंडली में जब हमारा संघर्ष का जो कहा जाता है, संघर्ष सबसे ज्यादा देते हैं शनि देवता जी, जो मेरे आराध्य हैं, शनि देवता। और जिन्होंने इनसे दोस्ती कर दी, जिन्होंने इनको मना लिया, जिन्होंने इनको समझ लिया, उसके जीवन में संघर्ष एक खिलौना बन जाता है जी। और मैंने देखा है जहां पर शनिदेव जिसका साथ देने लग जाते हैं, वहां पर आप देखिएगा सारे 9 के 9 ग्रह में से एक अकेले शनिदेव ऐसे ग्रह प्लेनेट माने जाते हैं। सारे ग्रहों को आप कुछ ना कुछ उपायों से उनसे मना लोगे, लेकिन शनि देवता एक ऐसे लोते ग्रह हैं जिनको आप अपने कर्मों से मना सकते हैं जी। अपने कर्मों को जितना सुधार करके रखोगे, शनि देवता आपको उतना ज्यादा अच्छा परिणाम देंगे। और राजनीति में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा। तो जैसे आपने शनिदेव के बारे में बताया, तो शनिदेव की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? तो आप मैं ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया, और बहुत से लोगों को मैं आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि कई बार बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि शनि देवता को हर कोई तेल नहीं चढ़ा सकता जी। दूसरा, बहुत से लोग इस बात को लेकर के ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये बात सच है कि शनि देवता का जो पूजा हम शनि देवता की जो पूजा हम करते हैं, वो हमारी या तो सूर्य उगने के पहले होती है या सूर्य डूबने के बाद होती है। बहुत से कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी दिन में पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं बिना कुंडली को एनालाइज करवाए जी। तो जब उनको उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है जीवन में, तो ये कहते हैं कि भाई हम तो पूजा कर रहे थे, हम तो मना रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे को इसका फल नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए। पहले हम अपनी कुंडली में देख जरूर लें, क्या हमको सपोर्ट करेगा तेल चढ़ाना शनि देवता को या नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं के शनिदेव कहीं अच्छी अवस्था में तो नहीं है, या फिर कहीं कह सकते हैं ना नीच अवस्था में तो नहीं है, तो उसके लिए कुंडली देखना बहुत जरूरी है। देखकर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमको तेल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए जी। लेकिन नीच का शनि है और उसको हम तेल नहीं चढ़ा सकते, तेल नहीं चढ़ाना चाहिए या चढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, नीच का सूर्य, नीच का शनि सरकारी नौकरी भी देता है जी। बहुत लोगों को जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, बट नीच के शनि देवता भी आपको सरकारी नौकरी देते हैं, बस उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि और भी रहे हैं हमारे, जैसे राहु देव हो गए, केतु देव हो गए, तो इनके बारे में कहीं ना कहीं बहुत मत है कि बहुत जीवन को एकदम तितर बितर कर देते हैं, तो आपके क्या विचार है? राहु हमारे कलयुग के राजा है जी। राहु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे मंच की सारी व्यवस्था है, हमारे कैमरा पर्सन है, हमारे एडिटर पर्सन है, आप हैं, मैं हूँ। अपने आप को, अगर आपको शॉर्ट टर्म में जो अपना नाम कमाना है, बिना राहु के आप नहीं कमा सकते। और राहु एक सोशल मीडिया का जरिया है, और राहु को आप जितना सोशल मीडिया से जुड़ के रहेंगे पॉजिटिव वे में जी, पॉजिटिव वे में, तो वहीं पर आपका राहु भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है, वो सपोर्ट भी करता है राहु। और शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी से जल्दी नेम, फेम, पैसा एक अकेला प्लैनेट है जो ये देता है, राहु देवता। और केतु देव के लिए आपके क्या विचार है? केतु देवता के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, केतु आपके जहाँ पर भी कुंडली में हो वहां से कट ऑफ कर लीजिए, सिंपल सी बात। अब मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो क्या वो अपनी पत्नी से कट ऑफ कर ले? मेल की कुंडली में है, अगर किसी फीमेल की कुंडली में, तो पति से कट ऑफ कर ले। उनसे उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। ओके, उम्मीद मतलब उनसे उम्मीद को कट ऑफ कर लीजिए कि भाई मेरा जो पार्टनर रहेगा। और पहली बात तो 7th हाउस केतु बहुत सारी चीजों को भी दे देता है, बिजनेस नहीं करने देगा आपको, कभी भी बिजनेस को नहीं करने देगा।
पत्नी से कट ऑफ की बात नहीं है, हस्बैंड से कट ऑफ की बात नहीं है, उनसे उम्मीदें करना बंद कर दीजिए ओके कि आप हमें प्यार करो, आप हमें समझो, आप हमें जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ उस हिसाब से आप करो। आप अगर इस उम्मीद को लेकर के चलोगे तो कभी उम्मीद पूरी नहीं होगी। कह सकते हैं बहुत लोगों का विचार होता है कि 7th हाउस में अगर केतु है तो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स हो सकता है, ये कंडीशंस होती हैं। अगर मान लीजिए गुरु की दृष्टि है वहां पे तो डिवोर्स नहीं होगा, सेपरेशन हो जाएगा। ओके सेपरेशन भी कई प्रकार के होते हैं। कई लोग सेपरेशन को लेते हैं, लड़की मायके चली गई वो सेपरेशन हो गया। एक घर में रहकर आप बात नहीं कर रहे हो, खाना एक साथ नहीं खा रहे हो, अलग अलग कमरे में सो रहे हो, वो भी एक प्रकार का सेपरेशन। हाँ बिल्कुल है, वो सेपरेशन नहीं हुआ। इस प्रकार का भी होता है। ओके और जैसे अगर मान लीजिए केतु का प्लेसमेंट 12th हाउस में है जी, तो कहते हैं कहीं ना कहीं 12th हाउस में केतु का प्लेसमेंट काफी अच्छा रहता है। छठे का राहु हो गया इसका मतलब। छठे का राहु जो होता है, आपका शत्रु कभी जीवन में आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ कभी भी नहीं। आप कुछ भी देख लीजिएगा, आप सिर्फ मन से बात निकालिए कि मेरा फलाना शत्रु है या कुछ, वो अपने आप निपटता जाएगा। और 12th जब भी राहु और केतु की ऐसे पोजीशन पे प्लेसमेंट होती है तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा अपने बर्थ प्लेस से दूर हो जाना चाहिए। ओके बर्थ प्लेस से दूर अगर वो पर्सन जाएगा तो उसे ग्रोथ निश्चित तौर पर मिलेगी। एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि कई बार देखा गया है कि नॉन वेज ड्रिंक स्मोक में कई बार ऐसे जातकों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म का तरीका वो ढूंढता है, वो पैसा कमाने का, थोड़ा भागता है, कहीं ना कहीं कुछ गलत रास्ते भी पकड़ लेता है। ये जो सिचुएशन है, प्लेसमेंट है, ये हमारे शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसा जातक अगर अकेले राहु केतु बैठे, कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छा। तो इनके लिए कुछ आपके उपाय, अगर किसी के लिए केतु और राहु के लिए आप कुछ साधारण से उपाय बताएं कि वो अपने केतु और राहु को अच्छा कर सके। देखिए, राहु देवता को अगर आपको ठीक करना है, अपने फेवर में करना है, तो सबसे आपको कोई बड़ी पूजा कराने की जरूरत नहीं है। वो आप उनको फ्रेंड बना लीजिए। आप उनको अगर फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे ना, बहुत जल्दी आपको परिणाम देंगे। दूसरा, ब्लैक और ग्रे कलर से थोड़ा सा दूर हो जाइए। ब्लैक और ग्रे कलर से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अगर आपको राहु से रिजल्ट लेना है तो हल्का हल्का कभी कभी राहु ब्लू को भी अट्रैक्ट करता है। अगर राहु नेगेटिव होगा तो आपको ब्लू भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं छोटे वे में कहूँ तो आप राहु देवता को ठीक करने के लिए आपके घर में कोई भी भोजन बनाता हो, माता हो, बहन, तो आप एक समय का भोजन या एक समय का ब्रेकफास्ट किचन में करना चालू कर दीजिए। सबसे पहले किचन में करना चालू कर दीजिए। और अपने घर में देखिए कहाँ पर हमारे जो स्लीपर्स रखे जाते हैं, जूते और चप्पल रखे जाते हैं, उस स्थान पर कभी भी धूल मिट्टी जाला ना लगे। छोटी सी चीजें आप पकड़ लीजिए, आपका राहु आपको आपके अंदर चलना चालू हो जाएगा। बात होगी केतु की। जी, केतु को अगर आपको ठीक करना है तो कई लोग कहते हैं कुत्ते से जुड़ जाइए। कुत्ते की सेवा करना बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केतु के लिए अगर आप जानवरों से जुड़ोगे, कुत्ता, बिल्ली, गौ माता, जो भी आपके घर के आसपास दिखे आपको, पालतू नहीं, लावारिस, जो लावारिस जिनका कोई आश्रय वो नहीं है, ठीक, कोई पालता नहीं है, तो उनको आप भोजन कराना चालू कर दीजिए। अगर आप उनको रेगुलर भोजन नहीं करा सकते तो दिन में 1 पैकेट बिस्किट खिलाइए उनको, दिन में 1 पैकेट। ये जो है ना बिस्किट वाला, हाँ। उसके लिए मेरा एक ऑब्जेक्शन है। कहीं ना कहीं हम एस्ट्रोलॉजर से वो सुन लेते हैं कि बिस्किट खिलाइए, वो क्या करते हैं सीधे कोई सा भी बिस्किट लिए खिला देते, तो कहीं ना कहीं वो उनको भी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि हर एक बिस्किट में मीठा होता है, तो उसके लिए देखना भी पड़ता है कि कौन सा खिलाना है। तो ये चीज भी आप हमारे मंच के द्वारा लोगों को बताइए। मेरी कोई का आता है वो बिस्किट मैंने देखा है, उसमें जो बहुत ज्यादा वो नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है, और वो उनको सूट भी करता है जी जानवर। तो कहीं ना कहीं मीठा बिस्किट तो बिल्कुल भी आवारा कुत्तों को नहीं खिलाना चाहिए। अगर आपको अपना केतु सही करना है तो जैसे सर ने बताया बिस्किट की जगह आप एक रोटी बना लीजिए और उनको खिलाइए। और जैसे और भी हमारे ग्रह हैं, जैसे हमारे बृहस्पति, तो उनके लिए बृहस्पति आपके सीधा रिप्रेजेंट करते हैं आपके गुरु को जी। अगर आपके गुरु आपके आसपास नहीं है या उनका वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप अपने घर से जो भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी को मंदिर पड़ता है, वो आपका बृहस्पति है। सीधा आप उससे कनेक्ट हो जाइए। वहां के मंदिर में जाकर के वीरवार आप कुछ मत करिए, बाहर पैरियों में झाड़ू लगा दीजिए बस।
छोटा सा। मैंने आज तक किसी भी क्लाइंट को बहुत बड़े उपाय बताया ही नहीं। बहुत सारे उपाय हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं, आप छोटे छोटे उपायों से अपने प्लेनेट को ठीक कर सकते हो, उससे बहुत बड़ा फायदा ले सकते हो। बिल्कुल। तो आप जैसे सर ने काफी 4 प्लैनेट्स के बारे में बहुत छोटे छोटे उपाय बताए जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो जो बाकी के हमारे प्लैनेट्स बते हैं तो उनका भी आप छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए, छोटे छोटे उपाय बता दीजिए उनके भी। हमारे एक प्लेनेट है शुक्र देवता जी, जो जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि 2 ग्रुप हैं, एक देवताओं का ग्रुप अलग है और एक दानवों राक्षस ग्रहों का ग्रुप अलग है। तो उनके मालिक तो कहे जाते हैं गुरु और इनके गुरु कहे जाते हैं शुक्र। जी, ठीक है, शुक्राचार्य जिनको कहा जाता है, दैत्य गुरु जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्र देवता को अच्छा करने के लिए अगर मेल पर्सन है तो सबसे पहले तो उसको अपनी वाइफ का कभी भी सम्मान या जो है उसका झुकाना नहीं चाहिए, कम नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी के सामने भी। आप घर में जैसा भी रहो लेकिन समाज में कभी उसका सम्मान नीचा मत करिएगा। दूसरा, अगर कोई महिला है तो उसको टाइम पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने बदलते रहने चाहिए। ओके। लंबे बहुत पुराने ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसको रखने नहीं चाहिए अगर महिला है तो। और वीनस का एक और, दोनों महिला और पुरुष दोनों एक न्यूट्रल उपाय कर सकते हैं अपने वो। और आपकी कुंडली में कोई भी प्लेसमेंट हो आपकी शुक्र देवता की, तो वो अच्छा है पूरा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शुक्रवार के दिन अपने भोजन में 1 कटोरी खीर खाना चालू करें एवरी फ्राइडे, छोटा सा खीर बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, ये है कि रात के समय ना खाएं, दिन में खा लें तो ज्यादा उसका असर हमारे को देखने को मिलता है। और परफ्यूम वगैरह ये तो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजर्स बात करते ही है कि परफ्यूम लगाइए, वो सारी चीजें। लेकिन ये मैंने बहुत अपने व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको अपनाया हुआ, तो मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ आपके मंच के माध्यम से। और हमारे मंगल देव के लिए आपके क्या विचार है? मंगल देवता जो है हमारे कुंडली में हमारे भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुंडली में। तो अगर आपके भाई हैं, आप अपने भाई से संबंध बना करके रखिए। अगर बहुत कई बार हो जाता नहीं मेल खा पाता, मानसिकता नहीं मिल पाती, सबके अपने अपने विचार होते हैं, बिल्कुल, तो आप कभी भी उसका अपमान मत करिए। आप उसकी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस बात को लेकर के कहीं उसको अपमानित मत करिए या उसके साथ कोई बेईमानी मत करिए। ठीक है। दूसरा, आप जमीन से जुड़ जाइए, भूमि से जुड़ जाइए, पेड़ लगाना चालू कर दीजिए। अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो किसी पेड़ की उसकी व्यवस्था सेवा करने चालू कर दीजिए, उस पेड़ से जुड़ जाइए आप। आपका मंगल कहीं ना कहीं आपको। और हाँ, आप हर मंगलवार को या महीने के किसी मंगलवार को उसी पेड़ में थोड़ा सा खोदिए और उसी मिट्टी को दोबारा दबाइए। उससे भी आपके मंगल धीरे धीरे आपके बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हमारे बचे हैं चंद्रदेव जी। तो एस्ट्रोलॉजी में इनको रानी कहा जाता है, रानी का दर्जा दिया गया। जी जी, ज्योतिष फील्ड में। तो इनके लिए आप सिंपल सा एक, जो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मैंने इनको देखा है, जो हमको परिणाम मिलता है, सिंपल सोमवार को जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। ओके। कुछ मत करिए, और उसमें दूध की भी मात्रा बहुत कम रखिए। अगर आप दूध रख रहे हो तो उसमें 2 बूंद ही सही गंगा जल जरूर डालिए। ओके। क्योंकि शिव जी के माथे पर गंगा विराजमान है। ठीक है, तो आप उसको जब मैच करके चलोगे तो आपको परिणाम जल्दी मिलेगा। ओके। हाँ। और जैसे हमारे ही इसी में ही बुध देवता जी आते हैं। बुध हमारा जो कुंडली में राजकुमार कहा गया है जी। हमारे जो जीवन में जो उनका रोल होता है, हमारी बहन से होता है जी, हमारी मौसी से होता है। ठीक है। और हमारे जो भाई की वाइफ होती है उन सबका होता है। तो आप सबसे पहले इनसे अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। नहीं हो सकता, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं कर सकते, तो कभी भी उनका अपमान मत करिए, कभी भी उनसे कभी भी उनको कोई उनका बेइज्जत करने का प्रयास मत कीजिए या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास मत कीजिए। जी जी। और बुध देवता को सबसे अच्छा करने के लिए आप एक दुर्गा चालीसा, मैंने बहुत देखा है, बुधवार के दिन आप दुर्गा चालीसा का पढ़ना स्टार्ट कीजिए और हरी सब्जियों का प्रयोग कीजिए बुधवार के दिन अपने भोजन में। हरी चीजों का आप अगर इस्तेमाल करना चालू कर देते हो, आपको सिर्फ यही 2 चीज करनी है। आपका बुध, ये सारे जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, इसमें आपको अपने ग्रहों की प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है। ओके। आप ये जनरल हर एक इंसान इन उपायों को कर सकता है, हर एक जगह। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो लोग भी अपने हर एक ग्रह को बहुत आसानी से अच्छा कर सकता है, जैसे सर ने बताया। तो सर बताइए, क्या एस्ट्रोलॉजी लोगों के जीवन में कितना प्रभाव डालती है? एस्ट्रोलॉजी लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। लोग आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा कि इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, लेकिन वो फिर भी बड़े हुए हैं।
कहीं ना कहीं उसके पीछे भाग्य का रोल है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के प्लेनेट का रोल है जी। और ये चीज आपको मिल जाएगी, मीडिया हाउस में मिल जाएगी, हीरो जो बॉलीवुड है उसमें मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, प्रतिभा नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक चढ़े हुए हैं। मैं अपनी राजनीति में मैं ये बात कह सकता हूँ कि उनके अंदर बहुत सी योग्यताएं नहीं है, लेकिन उनके तारे सितारे ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं, हाँ, मैं एक लाइन में अगर मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, तो एस्ट्रोलॉजी आपका जीवन का मैप है, गूगल मैप है। आपके आने वाले समय में आपको कहाँ पर राइट लेना है, कहाँ पे लेफ्ट लेना है, कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पर रुकना है। रुकना भी बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में कई बार। जी जी। तो एस्ट्रोलॉजी हमारा वहां पर काम आती है कि आपको ये चीजों को पता चल सकता है कि भाई आने वाले समय में ऐसा होगा, तो आप अपने आप को संभाल सकते हो जी, रोक सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी का महत्व है, 75% हमारे जीवन में महत्व है। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया, तो कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजी है एक मैप की तरह काम करती है कि आने वाले समय में जो भी परेशानी आ रही है उनके बारे में हम जान सकते हैं, उस चीज को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। सर, जैसे आप राजनीति में हैं, तो जो आज के जो युवा लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या टिप देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आज के समय में जो राजनीति में आना चाह रहे हैं और जो आ रहे हैं, खासतौर पे जो हमारी उम्र के हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जिनको मैं देखता हूँ अपने हमारे पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में, हमारे जिले में, तो उनको एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा जी। संघर्ष आप नहीं छोड़ सकते, और आप जिसके साथ जुड़ जाओ ना, जिस भी आप नेता के साथ जुड़ जाओ, उस नेता को कभी छोड़ो मत जी। उसके देखिए, नेता को जानने की भी कई क्वालिटीज होती हैं। मैं बेसिक से 3 क्वालिटी बता देता हूँ। उस नेता को कभी जीवन में मत छोड़ो। जो मेरे युवा साथी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं इस मंच के माध्यम से, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सा नेता आपका फोन उठाता हो या आपको रेस्पॉन्स करता हो, बैक रेस्पॉन्ड करता हो कॉल पे या मैसेज पे, उस नेता को कभी मत छोड़िए। जैसे सर आप राजनीति में आए हैं दीपक जी, राजनीति में बहुत संघर्ष होता है, तो आप इस संघर्ष से निकले कैसे, आपने इसको कैसे संभाला, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव तो रहेंगे आप जी। हर एक समय आपके समान नहीं रहता। कभी हो जाता है कि आपको राजनीति में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं कि वो आपके पैर खींचेंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे। और खास तौर पर जब आप एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हो, तो वहां पर थोड़ी सी ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं, आपको बढ़ने नहीं दिया जाता। मैं एक धार्मिक परिवार से आता हूँ, ऐसे परिवार से आता हूँ जिन्होंने भगवान को माना है, उनके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना सीखा है। तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टोरी के माध्यम से, एक मछुआरा था, एक मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है, वो मछली पकड़ रहा था। जो उसने मछली पकड़ी थी, तो एक आदमी आया, ताकतवर गाड़ी से उतरा और उसने उसे मछली छीन के ले ली, और वो उस मछली को लेकर के चला गया। उससे लेकर के वो परेशान हुआ, उलझा, या उसने बहुत उस समय को उसने निराशाजनक तरीके से वो आगे बढ़ा। लेकिन जो मछली छीन के ले गया था, उसके साथ कुछ टाइम के बाद उसके घर में ही एक छोटी सी पिन उसको चुभी। एक दिन उसको पिन चुभी, उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। छोटा सा पिन है, कोई बात नहीं, छोटा सा खून निकला, कोई बात नहीं। वो चोट धीरे धीरे बढ़ी, गहराई हुई, और वो इतनी बड़ी चोट हो गई। तो डॉक्टर के पास जब वो गए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये उंगली काटनी पड़ेगी, इतना बड़ा घाव हो गया, उंगली काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने उंगली कटवाई। फिर वो रोग फिर भी ठीक नहीं हुआ, वो चोट फिर भी ठीक नहीं हुई। जब चोट बढ़ते बढ़ते जब इतनी बढ़ गई, हाथ में बढ़ने लग गई, वो पंजे पे आने लग गई, तो डॉक्टर के पास दोबारा गए कि भाई ये आपने मेरी उंगली काट दी, फिर भी मेरा जो रोग है वो ठीक नहीं हो रहा, क्या बात है। तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये रोग बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अब तो आपका आधा हाथ काटना पड़ेगा। उसने बोला भाई जान बचानी है तो कटवाना पड़ेगा। उसने हाथ कटवाया, ऐसे ऐसे करके पूरा बाजू कट गया, और बाजू की तरफ से एक तरफ का हिस्सा उस चोट ने उस इंसान को परेशान किया। वो जहर फैलता गया, उस छोटी सी पिन का जहर फैलता गया। एक दिन उस डॉक्टर ने पूछा कि ये बीमारी इतनी ज्यादा नहीं थी, ये चोट इतनी बड़ी नहीं थी, आपने क्या कुछ ऐसा कर्म किया है, आपने क्या किसी की बद्दुआ ली, आपने क्या किसी के साथ कोई गलत किया, किसी का हक मारा, जो आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उसने बोला कि भाई कुछ मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं था, वो मछुआरे की एक मछली छीनी थी। तो उसने डॉक्टर साहब ने बोला जाओ उससे जाकर के माफी मांगो,
और ये निश्चित तौर पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वही चीज आपको परेशान कर रही है, क्योंकि इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। वो गया, उस मछुआरे को ढूंढा उसने, उसी जगह पर दोबारा मिला उस मछुआरे से वो दोबारा मिले। जब वो मिले तो उन्होंने बोला, भाई आप कोई जादूगर हो, टोटके वाले हो, काला जादू करते हो, क्या करते हो, आपने मेरे जीवन मेरा खराब कर दिया। मैंने तो सिर्फ आपकी एक मछली छीनी थी, और आपने क्या कहा ऊपर वाले को, या कुछ आपने क्या किया कि भाई जो मेरे को इतनी बड़ी सजा मिल रही। तो उस मछुआरे का जवाब सुनिएगा जरा, बड़े गौर से सुनिएगा। उस मछुआरे ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस ऊपर देख करके भगवान की तरफ ये कहा था कि भगवान, इस ताकतवर इंसान ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसको अपनी ताकत दिखा देना। मैं अपने जीवन में जब भी कोई ऐसा संघर्ष आता है, जब भी कोई मेरे साथ ऐसा कोई दिक्कत आती है, तो मैं भी भगवान को ऊपर से हाथ जोड़ के अपने शनि देवता को, और उत्तम नगर नवादा में एक मंदिर है, दादा भैया मंदिर, उसमें मैंने 8 साल सेवा करी है। मैंने बहुत सेवा करी है उनकी, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो मैं इनके सामने जाकर के अपनी बात को रख देता हूँ और बाकी सब उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, और सच में आने वाले परिणाम भी मुझे बाद में बहुत अच्छे ही मिलते हैं। मेरे को हमेशा रास्ता ही दिखा है, कभी मैं ब्लॉकेजेस मुझे फील नहीं हुए अपने जीवन में, जब मैंने ये तरीका अपनाया। तो कह सकते हैं ना, स्टोरी के माध्यम से इन्होंने बहुत एक आसान तरीका बता दिया। किसी न किसी का दिल दुखाया तो वहां उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपने कार्य में लग जाओ। तो क्या उसके पीछे नहीं लगना है, छोड़ दो भगवान के ऊपर, अपना जो एक आपका कार्य है उसमें आगे बढ़ते रहिए और कोई भी रुकावटें ज्यादा नहीं आएंगी। संघर्ष तो थोड़ा बहुत हर किसी की लाइफ में होता है। तो स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला, और सर से तो बात करके काफी कुछ सीखने को मिला। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।